स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मज़े में हो ना? तो हिंदी में हम क्या पढ़ते थे? अगले लेक्चर में हिंदी में हमने व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्हों पढ़े हैं ना? याद है सभी को? कितने विराम चिन्ह हम पढ़े हैं? 4 विराम चिन्ह हम पढ़े हैं। तो किसी को विराम चिन्ह कहते हैं इसका पता तो आपको चल ही गया है। और इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो 4 विराम चिन्ह है वह हम पढ़ चुके थे अगले लेक्चर में। तो उसके उदाहरण, उसकी व्याख्या और ये जो विराम चिन्ह है वह पढ़ चुके थे। तो इसके बाद जो 4 विराम चिन्ह है वह पढ़ना है। तो देखिए 5वां विराम चिन्ह है आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य सूचक चिन्ह, तो उसका चिन्ह ऐसा होता है और इसकी जो व्याख्या है वह देखिए, बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, द्रुणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। जो ऐसे सभी भाव को प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उद्गार कहते हैं। और इन उद्गारों को सूचित करने के लिए आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जो ये सभी उद्गार है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, द्रुणा या प्रशंसा, ये सभी क्या है? उद्गार है। जो वह उद्गार को सूचित करते हैं हम, तभी आश्चर्य सूचक चिन्ह बनते हैं, है ना? बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, द्रुणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो उसके यहाँ उदाहरण है, आज मैं कितना खुश हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ, वह हर्ष की बात हो गई। खुश तो हर्ष हो गया, इसलिए यह वाक्य कैसा है? हर्ष का भाव प्रकट करते हैं। जो यहाँ लिखा है ना, आश्चर्य, द्रुणा, प्रशंसा, हर्ष या शोक, कोई ऐसा वाक्य होता है कि जो शोक प्रकट करता है, कोई ऐसा है तो वो प्रशंसा, आप कितने सुंदर है, तो वह क्या हो गया? आपकी प्रशंसा हो गई। तो ऐसे जो वाक्य है, किसी भाव आपको वाक्य में से प्रकट होता है। जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो इसमें से भाव प्रकट होता है। तो यहाँ है कि आज मैं कितना खुश हूँ, वह हर्ष हो गया है, इसलिए यह हर्ष का भाव प्रकट किया गया है। इसमें दूसरा है हाय, अब मैं क्या करूं? हाय, अब मैं क्या करूं? इसमें किसका भाव प्रकट हुआ है? तो शोक। कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए शोक का भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हाय, अब मैं क्या करूं? कोई ऐसी घटना घटी है, इसलिए यहाँ शोक का भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ हर्ष का भाव प्रकट हुआ है, यहाँ शोक का भाव प्रकट हुआ है। वह आप कितने सुंदर है, वह क्या हुआ है? प्रशंसा हुई है, तारीफ हुई है। इसलिए जो ऐसे कोई भाव प्रकट होते हैं और उसको उद्गार कहते हैं, वह उद्गार को सूचित करने वाला जो शब्द है, वाक्य है, उसको आश्चर्य सूचक चिन्ह कहते हैं। उसका चिन्ह ऐसा है, तो यह भी आपको याद रखना है कि इसका चिन्ह कैसा है। इसके बाद है 6ठा निर्देशक चिन्ह। जो हम कल योजक चिन्ह पढ़ा है ना, योजक चिन्ह, इसके छोटा जो लाइनिंग है उसको योजक चिन्ह कहता है। इसमें ही बड़ा होता है तो उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य में किसी स्पष्टता, कोई बात होती है वाक्य के अंतर्गत, इसमें कोई बात की स्पष्टता होती है तो उसको वहां निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। दुकानदार, आपको क्या चाहिए? दुकानदार ग्राहक को पूछते हैं। दुकानदार ग्राहक को पूछते हैं। निर्देशक चिन्ह जो निर्देश करते हैं, उसको निर्देश करते हैं, आपको क्या चाहिए? दुकानदार ग्राहक को पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो यहाँ निर्देशक चिन्ह आते हैं। इसमें ही दूसरा है
ये नए लड़के स्कूल में आए हैं। कौन से आए हैं? अशोक, मोहन। यहाँ निर्देशक चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद है कोष्टक। तो कोष्टक तो आपको पता ही होगा, कोष्टक आप लिखते ही बार बार, पर इसका अर्थ क्या होता है लिखने का वह आपको पता नहीं है। तो यहाँ है 7वां प्रकार कोष्टक। तो किसी ये ऐसा है उसका चिन्ह जो हम करते ही है बार बार। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। किसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह कोष्टक का प्रयोग होता है। वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो और उसका अर्थ स्पष्ट करना है तो हम इसको कोमा कहते हैं, कोमा में ले लेते हैं ना, तो कोष्टक में ले लेते हैं तो इसको कोष्टक कहा जाता है। यहाँ उदाहरण है, आज विद्युत, बिजली का उपयोग बढ़ गया है। आज विद्युत, यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है, बिजली है उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। आज विद्युत का उपयोग बढ़ गया है, वो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, पर यहाँ उसका विद्युत का अर्थ स्पष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ लिखा गया है आज विद्युत, बिजली का उपयोग बढ़ गया है। इसके बाद है 8वां अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार है, एक हरा अवतरण चिन्ह और यहाँ है दुहरा अवतरण चिन्ह। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी मित्रों, अवतरण चिन्ह की भी 2 प्रकार है, एक हरा अवतरण चिन्ह और दुहरा अवतरण चिन्ह। तो इसमें एक हरा अवतरण चिन्ह देखिए, सबसे पहले हम किसी का उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि में एक हरा चिन्ह का उपयोग होता है। जो हम किसी के उपनाम लिखते हैं या शीर्षक लिखते हैं और रचना, कोई ऐसी रचना है इसका नाम लिखते हैं तो इसमें एक हरा अवतरण चिन्ह हम लिखते हैं। यहाँ है एक हरा अवतरण चिन्ह, यहाँ एक हरा अवतरण चिन्ह है। और तो उसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा, उसको एक हरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। एक हरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। આપણે જ્યારે કંઈ એવું લખીએ છીએ, લેખકના નામ હોય છે, એની રચના હોય છે, ત્યારે આપણે બોલીએ ને વારંવાર કોમામાં લખજો, કોમામાં લખજો, તો આ સિંગલ કોમા, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ એને? સિંગલ કોમા જેને કહીએ છીએ તે, અને હિન્દીમાં એને શું કહેવાય? એક હરા અવતરણ ચિહ્ન, અને ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ કે સિંગલ કોમા, અને यहाँ ડબલ કોમા कहिए છીએ તે दुहरा अवतरण चिन्ह और एक हरा अवतरण चिन्ह। तो ये से होते हैं उसका चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह। कोई शब्द, इसमें क्या आएगा? सिर्फ शब्द को, शब्द में आपको एक हरा अवतरण चिन्ह करना है। यहाँ पूरे वाक्य को नहीं करना है, यहाँ सिर्फ शब्द को ही अवतरण चिन्ह करना है, एक हरा अवतरण चिन्ह। तो उसका उदाहरण भी यहाँ है, हमने दयालु शिकारी लिखा है ना, दयालु शिकारी, तो ये दयालु शिकारी एक हरे अवतरण में लिए गए हैं। दयालु शिकारी, हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी, तो पढ़ी, यहाँ दयालु शिकारी है, वह कहानी का नाम है, तो यहाँ शीर्षक है ना, शीर्षक, तो यह एक कहानी का नाम है, शीर्षक है, तो एक हरा अवतरण कोमा हमने यहाँ किया है। कोई शब्द, कोई कवि के उपनाम, कोई ऐसा शीर्षक, कोई कवि की या लेखक की रचना, इसको हम एक हरे अवतरण चिन्ह में ले लेते हैं, तो इसको एक हरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। इसमें दूसरा उदाहरण है गोपालदास नीरज। यहाँ है नीरज, प्रसिद्ध कवि है,
तो यहाँ नीरज है वह उसका उपनाम है। किसका? गोपाल दास का उपनाम क्या है? नीरज। तो उसको सिंगल कोमा में हम लेते हैं, इसलिए उसको भी एक हरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। तो कोई ऐसे शीर्षक, उपनाम या रचना को एक हरा अवतरण चिन्ह का, इसमें एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है दूसरा दुहरा अवतरण चिन्ह। तो इसका चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा उसका चिन्ह होता है। तो उसमें क्या है, किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी के कथन, कोई ऐसे कवि है, कोई ऐसे लेखक है, कोई ऐसे नेता है जिसने पूरे वाक्य ऐसे दिए हैं, तो उसको पूरे वाक्य को हम दुहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ડબલ કોમા કહીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ડબલ કોમા છે એ પૂરા વાક્યને લાગે છે, જ્યારે શબ્દને સિંગલ કોમા લાગે છે। આ શબ્દ, માત્ર શબ્દને સિંગલ કોમા લાગે છે, જ્યારે પૂરા વાક્યને ડબલ કોમા લાગે છે। એ યાદ રાખવાનું। તમારે જો શબ્દને કોઈ એમ કે કોમા કરો, તો જ્યારે શબ્દ સિંગલ કોમા કરો તો તમારે જે શબ્દ હોય એને જ કોમામાં લેવાનો છે। જ્યારે તમને કોઈ એમ કે ડબલ કોમા આવશે, જ્યારે કોઈ તમને શિક્ષકો લખાવતા હોય ત્યારે એવું બોલે કે ડબલ કોમા આવે, તો ત્યારે પૂરું વાક્ય છે એ ડબલ કોમામાં આવે છે, જેને આપણે हिंदी के अंतर्गत दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं और इसको एक हरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो दोहरा अवतरण चिन्ह में किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए, उसको कथन को निर्देश करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ उदाहरण है, नेहरू चाचा कहते थे आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सूत्र है आराम हराम है। तो इसको, यह पूरा वाक्य है आराम हराम है, तो उसको हम दोहरा अवतरण चिन्ह में लिख सकते हैं। कोई ऐसे कथन है, कोई ऐसे नारे है, तो इसको हम दूसरा अवतरण चिन्ह में ले लेते हैं। इसके बाद है दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। उसका नारा क्या है? जय जवान जय किसान। तो ये पूरे वाक्य हो गए। तो ये पूरे वाक्य को दोहरा अवतरण चिन्ह में लेना है। जो शब्द है तो उसमें एक हरा अवतरण चिन्ह आएगा, और जो वाक्य होता है पूरे, उसको दोहरा अवतरण चिन्ह आता है, वह आपको याद रखना है। तो यहाँ मैंने जो चिन्हों के 8 प्रकार है वह आपको पढ़ा दिया है। इसमें क्या क्या है याद है ना आपको सभी को? पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्यसूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और कोष्टक अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के भी 2 प्रकार है, एक हरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। तो ये जो सब प्रकार है विराम चिन्हों को, वह मैंने पढ़ा दिया है। तो यह सभी चिन्हों की व्याख्या और उसके उदाहरण आपको फिर बुक में लिखना है। सारा अक्षरे અને વ્યવસ્થિત છૂટું છૂટું ખીચડો કરવાનો નથી, છૂટું છૂટું લખવાનું છે। તો આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે કે તમારી બુકમાં સુંદર અક્ષરે એ બધું લખવાનું છે। 8 જે વિરામ ચિહ્નોના 8 પ્રકાર છે તે, એની વ્યાખ્યા અને એના ઉદાહરણો ક્રમ વાઇઝ તમારે લખવાના છે। जो इसके बाद व्याकरण का दूसरा टॉपिक है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।